दोस्तों, क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू यू ऑल टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम जैसे आपसे हमने बोला था कि जो आपका पहला लेक्चर था जिसमें हमने क्या सीखा था, ट्रिक मैट्रिक्स की ट्रिक सीरीज 1, उसमें ही बोला था कि अगले दिन वीडियो आएगा। 80% मतलब है, तो 20% से घूम जा सकता है, वही हुआ। तो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब इसीलिए आज आ रहा है आपके लिए नया वीडियो, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम सीखेंगे, जहाँ तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फर्स्टली हमने जाना था कि डेफिनेशन सही क्या होता है, क्योंकि हर एक जगह आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन गलत पड़ा जाता है। तो हमने सही डेफिनेशन, उसके बाद नोटेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, पोजीशन कैसे आईजी टाइप का होता है, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उनमें भी मतलब टाइप्स निकाला। उसके बाद आखिर में ख़त्म किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, यूनिकली जरूरी है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने ख़त्म किया था। और हमारा टाइप्स में और कुछ बचा हुआ है जो अभी हम करवाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालना है? हेडिंग डाल दो भाई, मैट्रिक्स थ्योरी का लेक्चर नंबर क्या है? 3। मैट्रिक्स थ्योरी लिखो ना भाई, मैट्रिक्स थ्योरी लेक्चर नंबर 3 में आज हम जाने वाले हैं बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम जाते हैं, जो मतलब बचा हुआ था। मतलब हमने क्या था, मतलब हमने पहला मेन जो टाइप सीखा था वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो डिफरेंट टाइप्स का मैट्रिक्स देखा है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने बस 2 टाइप देखा है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें 1, 2 और भी 2 टाइप का, मतलब तीसरा नंबर में और एक, और चौथा नंबर में और एक टाइप आता है रेक्टेंगुलर में। तो वो दोनों आज हम सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब जब m = n, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम समान होता है। लेकिन इसका ही ठीक उल्टा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब m और n बराबर ना हो। तो वहीं पर और 2 टाइप्स निकलता है, वो है हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL मैट्रिक्स, ठीक है। ABCD पढ़ा रहा हो ना, ठीक है, पढ़ते रहो, सब कुछ सिखाऊंगा, ABCDEFGH, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक टाइप। मतलब इसलिए यहाँ पर m और n बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, m ≠ n। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m = n, जहाँ पर m है टोटल नंबर ऑफ रोज इन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स और n है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेट, बस एकदम फॉर्मली लिखा दे रहा हूँ, लेट A = AIJ टाइप के एलिमेंट है, उसके अंदर m × n बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। m × n टाइप का एक मैट्रिक्स है, जहाँ पर वेयर m × n टाइप का बी है, m × n बी एस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी लिख दो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर m ≠ n होगा। अभी इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इतना हुआ, मैट्रिक्स लिखा। उसके बाद A is called मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे फॉर्मल डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे तो हर एक समय जस्ट समझा दे रहा हूँ, लेकिन आज सोचा कि सुंदर तरीके से, एकदम झकास तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉल्ड मतलब A कोई भी AIJ टाइप के एलिमेंट है, उसके अंदर m × n ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मतलब m और n बराबर नहीं है, तो इसको A इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब क्या होगा, m <n, वेयर m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, एंड n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स,
ठीक है, तो इतना जान लिया, यही है डेफिनेशन। मतलब तो दोस्तों इतना ही डेफिनेशन कहता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोई भी वो सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनमें अगर 2 रो है तो 2 से ज्यादा कॉलम होना चाहिए, अगर 5 रो है तो 5 से ज्यादा कॉलम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो जब नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, उन टाइप को मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वर्ड सुन के, हॉरिजॉन्टल ये जो वर्ड है, इसको, इस वर्ड को सुन के जो फीलिंग आता है वो कैसा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा हम जो जिस प्लेन पे खड़े हैं उसके पैरेलल, ऐसा कुछ मतलब हॉरिजॉन्टल मानते हैं। और मतलब हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर नीच जो चीज होता है, और मतलब इस साइड उस साइड जो होता है वो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वर्ड से थोड़ा फील ले सकते हैं, तो इससे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, देखो। तो अभी एक एग्जांपल देते हैं हम, 1 2 3 2 5 8। ठीक है, अभी ये एक एग्जांपल दिया हमने, मानो इसका नाम है कोई p इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर रो कितने हैं, इसको मतलब रो है 1 2 2 रो कितने हैं, 2 रो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 2 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो सॉरी कम है ना, 2 3 से कम है, 2 क्या था m, और 3 ये क्या था n, तो m n से छोटा है, तो ये है एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसको समझा कैसे जा सकते हैं, जस्ट देख के भी, इतना रो कॉलम ना गिन के भी ऐसे ही बता जा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसा मतलब आगे पीछे, मतलब इस साइड से उस साइड, इस तरह, मतलब इस साइड से उस साइड, ऐसा मतलब इस साइड से उस साइड, इस तरीके की चीज़ों को हम हॉरिजॉन्टल ऐसे फील कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे इसको हम वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, इस टाइप को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, और इसको वर्टिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखो, रो सिर्फ 2 ही है लेकिन कॉलम ज़्यादा है, इसी कारण मतलब इस साइड से उस साइड ये जो लेंथ है वो बढ़ गया है। मतलब ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ऊंचाई से ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा है। मतलब इसका ऊपर से नीचे जो मतलब लेंथ है, ऊपर से नीचे ज़्यादा बड़ा ना होके ये जस्ट मतलब दोनों साइड पे फैला हुआ है। तो इसको मतलब मैं कैसे समझाऊँ, सिंपली समझो, इसको देखने में कुछ ऐसा चीज़ लग रहा है ना, ऐसा। अगर इसी चीज़ को ऐसा लगता तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे है, तब बोलेंगे हम वर्टिकल। लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये रो कम है, कॉलम ज़्यादा है, इसलिए इस टाइप का शेप बना है, और इसी को बोलता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये एक सिंपल जो है आपका एग्जांपल, और इसमें हम समझ लेते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ही लगा देते हैं क्या वर्टिकल मैट्रिक्स। तो थोड़ा एक्सटर्नल नॉइस हो रहा है, तो सो सॉरी इसके लिए, बस इसको अवॉइड करते जाइए। तो फिर से वही बात लिखेंगे, ए m क्रॉस n का कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, m n का बराबर नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर है। ए को बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको भी इरेज कर देते हैं। हाँ, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे जब m अभी बड़ा होना चाहिए। मतलब m क्या था, नंबर ऑफ रोज, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी अगर कॉलम से ज्यादा रो ज्यादा हो, मतलब अगर 10 कॉलम है तो 10 से ज्यादा 11 12 13, मतलब 10 से ज्यादा रो होना चाहिए। मतलब अगर कॉलम से रो ज्यादा है तो क्या होगा, देखो, मतलब रो मानो ये बस ये 3 है, लेकिन कॉलम अगर इससे ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 है, तो ऊपर नीचे जो है, मतलब देखो, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। तो ये देखो, अगर कॉलम 3 है लेकिन ये जो रो है इससे ज़्यादा है, तो इसीलिए ऊपर नीचे जो चौड़ाई है, ऊपर से नीचे वो चौड़ाई बढ़ गया है। लेकिन जब रो मतलब मानो यहाँ पर 3 ही है लेकिन कॉलम उससे ज़्यादा है, जब कॉलम ज़्यादा होता है तो इस साइड ऐसे साइड बाई साइड, मतलब लेफ्ट से राइट, ये जो है चौड़ाई बढ़ जाता है। लेकिन जब
रो ज्यादा होता है कॉलम से तब ऊंचाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये फील था। तो जब ऐसा होता है कि मतलब साइड बाय साइड लेफ्ट से राइट ये चौड़ाई में बड़ा हो जाता है तब बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे मतलब ज़्यादा रो ज़्यादा हो कॉलम से तब इसको वर्टिकल। तो आपने तो पूरा फील ले लिया है, तो इससे ज़्यादा हमेशा मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक का फील लेने से ज़्यादा कंसेप्ट किसी में भी नहीं होता। कंसेप्ट तो बस क्या है, हम जो फील करते हैं उसी को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर आपने फील कर पाया है आपने तो बहुत मतलब बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 7 2 8 9। अभी देखो ये है एक एग्जाम्पल नंबर 1, और ये है मानो दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 2। देखो यहाँ पर रो कितना है, मतलब इसको देखने में कैसा लग रहा है वो बोलो। इसको देखने में चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है ना, हाइट में ज़्यादा लग रहा है, या मतलब चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है, ऊंचाई ज़्यादा लग रहा है या चौड़ाई ज़्यादा लग रहा है। सिंपल समझो, ये ऊपर ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे ज़्यादा एलिमेंट है। क्यों? इसका कारण इसीलिए है कि यहाँ पर कॉलम सिर्फ 3 ही है, लेकिन रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 रो है सिर्फ। रो कितने हैं? m बस 3 है, लेकिन कॉलम बस 3 ही है, n बस 3 ही है, लेकिन रो कितने हैं? m कितना है? 5 है। तो क्योंकि यहाँ पर m ज़्यादा हो गया है, n से ज़्यादा रो है, कॉलम से ज़्यादा जब रो हो जाए तो उन टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल जाते हैं, मतलब m बड़ा है n से। और इसमें क्या होता है, इसको देखने में तो हमको चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है, ऊंचाई में ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रो कम है, कॉलम ज़्यादा है। रो बस कितना है? 3, लेकिन कॉलम है 4, तो m छोटा हो गया है। जब m n से छोटा होता है तब उसको बोलते हैं हम क्या? हॉरिजॉन्टल। और जब m बड़ा हो जाता है n से तो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये मतलब बार बार 100 बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर ले लो। तो है बस स्क्रीनशॉट, तो एग्जाम्पल और सब कुछ दे दिया है। तो ये था हमारा वर्टिकल वाला, और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल का एक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है बस स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो भैया जी हमने कितना सीख लिया है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप देख लिया है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और भी है स्पेशल टाइप का जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाम का एक चीज़ है, वो चीज़ सीखने के बाद करेंगे। और स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जो बचा हुआ है, और रेक्टेंगुलर में हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आखिरी और एक बचा हुआ होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है सिंगलटन। क्या है? सिंगलटन मैट्रिक्स। तो सेट थ्योरी जिन्होंने भी देखा हुआ है उनको एक चीज सिंगलटन सुनते ही अब याद आ जाएगा, पोपटलाल जी, ठीक है। सिंगल मतलब क्या? मतलब एक ही, अनमेरिड, शादी नहीं हुआ है, मतलब एक ही है, वो पोपटलाल जी जैसा तारक मेहता का। वैसे ही सिंगलटन मतलब क्या? सिंगल बात सुनते ही हमें पता चल जाता है बस एक ही, बस वन, जस्ट वन, एक अकेला आदमी, ठीक है, बस एक। मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें बस एक है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स लेट ए बी एनी, अच्छा डायरेक्टली लिख देते हैं, अ मैट्रिक्स विथ only one element, with only one element in it is called singleton, मतलब पोपटलाल जी का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अगर पोपटलाल जी का फैमिली को दे दे तब ये सिंगलटन मैट्रिक्स हो जाए, क्योंकि पोपटलाल जी की फैमिली में बस पोपटलाल जी ही है, उनका शादी नहीं हुआ, वो सिंगल है, तो इसीलिए। तो अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल एकदम सिंपल, इसका एग्जांपल का भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है मानो ये, और उसके अंदर बस 2 है,
तो इसमें रो कितना है, रो अगर बोले कोई रो का बात करें तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं इसको काटते हुए, एक वर्टिकल कितना हो सकते हैं एक, तो यहाँ पर रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो 1 by 1 मतलब 1 by 1 एक रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स होता है। तो हमेशा और एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स हो सकता है 8, ये भी एक मैट्रिक्स मानो, ये भी यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब अलग अलग नोटेशंस भी लिखते जा रहा हूँ। 27, ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है 27 एज अ इनपुट, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है। 2 और 7 अलग अलग नहीं है कि 2 और 7 ये एक मैट्रिक्स है, ये एक एलिमेंट इसके, ऐसा नहीं, ये पूरा का पूरा 27 एक नंबर है। तो इसमें रो कितना है एक, कॉलम कितना है एक, तो ये भी 1 क्रॉस 1 का, इसमें रो कितना है एक, कॉलम कितना है, यहाँ पर रो कितना है एक, कॉलम कितना है एक। तो हमेशा सिंगलटन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 by 1 या 1 क्रॉस 1 जिसको होता है, लेकिन करेक्ट 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसमें स्पेशलिटी क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स में रो जितना होता है कॉलम इतना होता है, एक रो एक कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम समान है, जितना रो है उतना ही कॉलम है, एक रो एक कॉलम। तो जिस तरीके की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है उनको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, तो ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ पर ये हमने टाइप्स जो जनरली हमारा बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, वो सारे देख लिए हैं। तो भैया जी नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स में अटका हुआ हूँ, तो मैट्रिक्स का टाइप पूरा खत्म हो गया है बस, और बहुत सारे हैं और 3 4 5 बहुत सारे टाइप का है, लेकिन वो बोर्ड वालों के लिए नहीं है, वो जेई लेवल के लिए है। तो जो बोर्ड लेवल के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे वो खत्म, अभी कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, वो आपका जेई के लिए भी है, जेई के लिए स्पेशली है, आपका बोर्ड में शायद पूछा ही नहीं जाता, ये सब पूछा ही नहीं जाता। तो जेई के लिए ये अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी सीख ले इसमें कोई भारी भरकम चीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एकदम सिंपल चीज़ है, आपको भी मजा आएगा, एक नया एकदम मज़ेदार चीज़ है, आपको पता चलेगा। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से मेरा रिक्वेस्ट है कि हर एक लोग बोर्ड का लिए या जेई के लिए सबका मतलब समझने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक लोग समझ सकते हैं, ये सिंपल चीज है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, और बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। इसमें क्वेश्चन आता ही है, इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द केस क्वेश्चन आता है आपका जेई में, मेंस में तो आता ही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट जो होता है A1 A2 डॉट डॉट ऐसा कर करके A1 A2 A4 मतलब मैट्रिक्स का जो ऐसा करके जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के बक्से के अंदर, वो सारे में सबसे ज्यादा मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम कितना एलिमेंट 0 के बराबर हो सकता है, या मैक्सिमम भी देखेंगे, जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल होगा तब मैक्सिमम, और जहां पर मिनिमम तब मिनिमम देखेंगे। तो किन टाइप के मैट्रिसेस में हम ये सब देखते हैं। तो पहला जो मैट्रिसेस जो हमने कंप्लीट कर लिया बस उसका इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस टाइप का होता है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स एआईजे टाइप का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एआईजे टाइप का मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल एन क्रॉस एन टाइप का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसमें एलिमेंट क्या आता है, जब आई और जे बराबर ना हो, मतलब ऑफ डायगोनल या डायगोनल को छोड़कर जो मतलब मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट होता है वहाँ पर 0 आना चाहिए, और जो आई इक्वल टू जे मतलब डायगोनल के एलिमेंट वो कुछ भी आए जा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पर 0 भी आ सकते हैं, बाकी और कुछ भी आ सकते हैं। तो इसमें इस डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब कम से कम कितना एलिमेंट 0 हो सकता है, ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप सब लोग रेडी हो जाओ,
ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का बस मिनिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए ना, तो इसके लिए हम मतलब कैसा दिखता है डायगोनल मैट्रिक्स वो चीज जानना पड़ेगा। उसके पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जो बच्चे, जो हमारे दोस्त मतलब 11th हो 12th में हो किसी भी क्लास पे हो, अरिहंत पब्लिशर्स का जो बुक होता है जे एडवांस मतलब जे मींस जे एडवांस के लिए मैथमेटिक्स का, उसमें आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें डायगोनल का मैट्रिक्स का डेफिनेशन में थोड़ा कुछ मतलब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसमें बोला गया है, हमने क्या बोला है, जहाँ जहाँ पर, अच्छा पहले तो दिखता कैसा है वो लिख लेते हैं। आज n क्रॉस n का बनाएंगे, ठीक है। हम डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, मतलब अगर 3 क्रॉस 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स लगा दो तो यहाँ पर कुछ A11 आना चाहिए, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 A22 0 0 0 A33, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी A आ सकता है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं, रीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं, मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी ऊपर में जो भी बचा होता है सारे एलिमेंट 0 होना ही चाहिए। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या बोल दिया है हमने, रियल नंबर, और रियल नंबर में तो जीरो भी होता है इसीलिए। लेकिन अरिहंत के जो किताब है अरिहंत पब्लिशर्स का, उसमें बोला गया है कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में प्राइम डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो वो वाला बात आप काट दीजिएगा। वो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्राइम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स कैन आइदर जीरो और नॉन जीरो, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जीरो ही होगा या नॉन जीरो ही होगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो रियल नंबर में आ रहा है। तो अभी ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का लिख लिया है। अभी n क्रॉस n टाइप का भी कुछ लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये A11 है और यहाँ पर 0 0 ऐसे कर करके जीरो, बहुत सारे n नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। मानो ये A11 ये 12 का है, ऐसे ये 1n का है, ऐसे कर करके यहाँ पर 0 है, यहाँ पर A22 है, बाकी सब 0 है। यहाँ पर ऐसे कर करके यहाँ पर A11 A22, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर A33 आएगा, ऐसे करके बाकी सब 0। ऐसे यहाँ पर ऐसा करके n-1 पोजीशन पे यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 0 0 0 0 0 आएगा। यहाँ पर आखिरी वाला 0 के पहले n-1 आएगा, n-1 आएगा, ठीक है। बड़ा करके लिख देता हूँ, n-1 n-1, मतलब यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट, मतलब एकदम आखिरी वाला जो रो है उसके एकदम लास्ट रो जो होगा, लास्ट रो होगा 0 0 0 कर करके आखिर में ANN आएगा। मतलब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो इसमें आखिरी एलिमेंट क्या आया था लास्ट रो में, A33। ठीक इसके ऊपर वाला, लास्ट के ठीक ऊपर वाला रो में क्या आया था, A22। ये क्या था, A3-1 3-1, ऐसा टाइप का। तो AN-1 N-1 इस टाइप का, ये सब प्राइम डायगोनल के एलिमेंट्स है। लेकिन प्राइम डायगोनल को छोड़कर ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट होता है वो 0 है। और ये प्राइम डायगोनल का जो एलिमेंट होता है ये सब कुछ भी हो सकता है, ये नॉन जीरो एलिमेंट भी हो सकता है या हर एक सारा 0 भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम को मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, एकदम कम से कम। अगर ज्यादा से ज्यादा बोले ये कम से कम कितने एलिमेंट 0 हो सकता है। अभी मिनिमम तो आपको निकाल के देंगे, फॉर्मूला भी है। मैक्सिमम के लिए क्या बोलेंगे, अगर बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, वो सारा एलिमेंट मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है डायगोनल को छोड़कर, प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 होना पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि डायगोनल में जब होगा I और J बराबर, मतलब डायगोनल के एलिमेंट होगा वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कुछ कुछ 0 हो सकता है, कुछ कुछ नॉन जीरो हो सकता है, या तो सारा एलिमेंट भी 0 हो सकता है। तो इसी पॉसिबिलिटी का मानते हुए ये सारा जो एलिमेंट है A11 A22 ANN सब कुछ अगर 0 आ जाए, पूरा मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है सब 0 हो जाएगा। तो
तब क्या होगा, इस पूरे का हर एक एलिमेंट ही जीरो हो सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का सब एलिमेंट जो है सब जीरो हो सकते हैं। तो मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें कितना एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता तो इसमें कितने एलिमेंट आता है, 1 2 3 4। तो कोई भी मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर अगर m/n हो तो उसमें टोटल एलिमेंट कितना आता है, ये आपको सबको पता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है तो इसमें टोटल एलिमेंट होता है mn, ठीक है। m और n को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है टोटल उतने एलिमेंट होता है। तो ये n×n का मैट्रिक्स है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, n × n, मतलब क्या है, n²। तो इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम कितना एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, सारे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों हो सकता है वो भी बताया। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, n², नंबर ऑफ रोज और इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना आता है, n², n × n, n का पावर 1, n का पावर 1, पावर ऐड हो गया, खत्म। तो मैक्सिमम तो इतना हो सकता है। अभी मिनिमम कम से कम कितना हो सकते हैं, तो कम से कम के लिए, क्योंकि कम से कम मतलब क्या, वो चीज, कुछ भी चीज में कम से कम, मानो आप एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम मिनिमम का मतलब समझना पड़ेगा, ले तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे को कंफ्यूजन भी होता है। वो फॉर्मूला होता है उससे तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत होता है। मानो आपने एग्जाम देने गया है, आप 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसमें कट ऑफ मार्क्स है 33, ठीक है। मतलब 100% में आपको 33% लाना पड़ेगा पास करने के लिए। कट ऑफ मार्क्स मतलब इतना नंबर अगर मिले पाओगे, इतना परसेंटेज आपका आएगा तो अब आप पास होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मतलब आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब ये अगर 33% से, मतलब 33% से अगर कम लाओगे, 1% भी कम लाओगे, 32.99% भी लाओगे, तब आप फेल हो। लेकिन जो बच्चा 33% या उससे ज्यादा लाता है, मतलब वो पास है। तो मतलब मिनिमम कम से कम तो 100% में 33% तो पाना ही पड़ेगा, 33% तो पाना ही पड़ेगा। तो ये जो मतलब कम से कम मतलब मिनिमम मतलब आप एक फील कर रहे हो अभी, मतलब मिनिमम मतलब कुछ किसी एक पर्टिकुलर केस में मिनिमम चीज का मतलब है जो जरूरत है, एकदम जरूरत है, वो चीज होना ही पड़ेगा। मतलब एग्जाम का बात कर रहा हूँ, उसमें 33% होना ही पड़ेगा, पास करने के लिए हमें 33% होना ही पड़ेगा। तो मिनिमम मतलब जो चीज होना ही पड़ेगा, नहीं हो तो नहीं चलेगा, होना ही पड़ेगा, इसके बगैर चलेगा ही नहीं। तो क्योंकि हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का बात कर रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, उसमें कंडीशन नहीं है, वो जीरो हो या नॉन जीरो कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट होता है वो जीरो होना ही पड़ेगा। तो मिनिमम मतलब क्या, जो होना ही पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होना ही पड़ेगा, मतलब एकदम पूरा 100% होना ही पड़ेगा, वो है डायगोनल के छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो होना ही पड़ेगा। तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स में जितना ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब जो एलिमेंट प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होना पड़ेगा। तो जितना प्राइम डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट होता है उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो मतलब बहुत कुछ, शायद 15-20 मिनट तक इसमें बकबक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा चीज फील दे दिया है कि मिनिमम का मतलब जो पहले आपको समझ में बहुत सारे को नहीं आता था, ठीक है। तो इसी चीज को फील करने के बाद आप अभी आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे वो देखो अभी आपको तो मतलब पता है, आपको निकालना है मिनिमम, अरे भाई मिनिमम का स्पेलिंग भी भूल गया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स तो कितना होगा, मिनिमम नंबर जीरोस होगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट, टोटल जितना है उतना, लेकिन वो नंबर क्या है उसको खोजना पड़ेगा। तो उसको खोजना मतलब ए रेड मार्क से जो डायगोनल के एलिमेंट दिया है उससे ऊपर जितना एलिमेंट है नीचे भी उतना ही है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है, इस रो में कितना एलिमेंट है, A11 A22 A33 A44 करके A1n, ए मतलब यहाँ पर जीरो है तो 0 1 n, तो टोटल कितने एलिमेंट है हर एक एलिमेंट में। देखो n×n मैट्रिक्स मतलब क्या, n×n का मैट्रिक्स मतलब n नंबर ऑफ रोज है, n रो है, यहाँ पर रो कितने हैं 1 2 3 4 करके n है, और कॉलम भी कितने हैं n है। तो यहाँ पर हर एक रो में एलिमेंट कितना है n है, ठीक है।
हर एक रो में एलिमेंट कितना है, n है। तो अभी इस रो में ये सारे एलिमेंट जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल का एलिमेंट है, इसको छोड़ते हैं तो मिनिमम कम से कम ये सारे एलिमेंट जीरो होना पड़ेगा। तो इस रो में पूरे में टोटल हुआ था n एलिमेंट, टोटल n एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट छूट गया, ये प्राइम डायगोनल के अंदर गया, लेकिन उससे छोड़कर बाकी जो ये इतना एलिमेंट है इनको तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n था पहले, एक प्राइम डायगोनल के एलिमेंट के अंदर चला गया तो n-1 बचा है। वैसे ही यहाँ पर इसको छोड़कर, मतलब हम अभी प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले का बात कर रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पर टोटल था इस रो में n, जहाँ पर ये एक छूट गया इस साइड, नीचे वाला तो काउंट नहीं करेंगे, तो ये n-1, और डायगोनल में एक छूट गया n-2, तो यहाँ पर टोटल ये सारे एलिमेंट जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ पर n-2 है। ऐसे ही अगला जो रो होगा उसमें n-3 होगा। ऐसे करके आते आते किसी एक रो में आपको तीन एलिमेंट मिलेगा प्राइम डायगोनल के ऊपर, उसके बाद 2 मिलेगा, और आखिरी एकदम लास्ट nth रो के ठीक ऊपर वाले रो n-1 रो में कितने एलिमेंट है, ये प्राइम डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर साइड सिर्फ एक ही नंबर है जो जीरो हो सकता है, तो 1 है, ठीक है। तो n-1, n-2, n-3 करके 1 तक पहुंचा। तो इतने इस रो में एक एलिमेंट जीरो हो सकता है, इस रो में 2 एलिमेंट, किसी रो में 3, ऐसे n-1 तक चला गया है। तो हर एक को अगर जोड़ दे, अगर हम 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n-2 और n-1 तक जोड़ दे इन सबको, तब हमें मिल जाएगा कि प्राइम डायगोनल के ऊपर कितना एलिमेंट जीरो हो सकता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर टोटल, इसको छोड़ दो, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 करके n-1 तक, मतलब टोटल n-1 एलिमेंट है। और आपको पता है, मतलब 1 + 2 + 3 करके अगर हमको n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आता है, ठीक है। ये आपने क्लास 10th या 9th क्लास में जान लिया है, तो इसके हेल्प से हमने निकालेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, n-1, तो यहाँ पर n-1 हमारा n का काम करेगा, तो दिस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n-1, तो n-1 × n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर ओरिजिनल n एलिमेंट का सम का फॉर्मूला था n × n प्लस टोटल n था टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट अगर कुछ फलाना स्टार हो तो स्टार × स्टार +1 डिवाइडेड बाई 2, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पर n-1 है टोटल एलिमेंट, तो n-1 × n-1 +1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 खत्म, तो यहाँ पर सिर्फ n रहेगा, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। तो प्राइम डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट जीरो हो सकता है, n × n-1/2, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्राइम डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट नीचे भी है। कैसे, वो देखो। अभी इस रो में कितना एलिमेंट जीरो, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रो में तो अभी नीचे का एलिमेंट देख रहे हैं प्राइम डायगोनल का, अभी प्राइम डायगोनल के नीचे तो पहला रो में एलिमेंट ही नहीं है। दूसरा रो में देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, और उसके बाद दो एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, ऐसे उसके बाद 3 एलिमेंट जीरो दिखाई देगा। उसके बाद जाते जाते ऐसे आखिरी ठीक लास्ट के ठीक ऊपर वाला सेकेंड लास्ट में कितने एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। टोटल पूरा रो में था कितने एलिमेंट, टोटल पूरा रो में था हमारा n एलिमेंट, जहाँ पर यहाँ पर ऊपर एक एलिमेंट है, एक यहाँ पर प्राइम डायगोनल में एक एलिमेंट गया, तो 2 एलिमेंट तो गए हो, तो n एलिमेंट से 2 एलिमेंट गया, तो यहाँ पर इस रो में हमें n-2 एलिमेंट जीरो हो सकता है। और आखिरी रो में एक एलिमेंट तो प्राइम डायगोनल के अंदर गया, उसको छोड़ो, बाकी कितना है, n से एक गया तो n-1, इतना एलिमेंट जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से एक इस रो में एक, इस रो में 2, इस रो में 3, ऐसे करके आखिरी रो तक आते आते हमारा n-1 तक एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। तो सबको अगर जोड़ दे तो हमें नीचे का प्राइम डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट जीरो हो सकता है वो मिलेगा। सेम चीज़ ये आ गया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, n × n-1/2। तो ऊपर जितने एलिमेंट जीरो हो सकता है प्लस नीचे जितने एलिमेंट जीरो हो सकते हैं प्लस ऊपर जितने एलिमेंट जीरो हो सकता है, ऊपर और नीचे मतलब प्राइम डायगोनल के ऊपर और प्राइम डायगोनल के नीचे, तो उन दोनों को जोड़ दे तो हमारा आएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो इतना आ गया है, हमारा आया है क्या, n × n-1/2। तो
प्राइम डायगोनल के ऊपर आ गया है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और नीचे आ सकते हैं टोटल n इंटू एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट जीरो आ सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा, a बाई टू प्लस बी बाई टू करेंगे तो क्या, ठीक है सेम चीज a बाई टू प्लस a बाई टू करेंगे तो हमें पूरा a मिल जाएगा। कैसे, ऊपर n इंटू एन माइनस वन है, मतलब n इंटू एन माइनस वन का आधा, n इंटू एन माइनस वन का आधा, आधा आधा मिलके पूरा चीज मिल जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमें मिल गया है। ये नाचो, मतलब मस्ती करो, कुछ भी करो, n इंटू एन माइनस वन एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो हो सकते हैं। तो इतना जो परिश्रम किया है उससे बहुत सारा फायदा हो गया। आगे हम कोई भी मैट्रिक्स का अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस या डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाले तो बस इस चीज से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अच्छा इसमें और एक चीज बता देता हूँ, रुको रुको, अब स्क्रीनशॉट लेने से पहले और रुको। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में अभी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या, एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ना, मतलब बस वहाँ पर डायगोनल में वन आना चाहिए, डायगोनल में हमेशा वन आना ही चाहिए, वहाँ पर डायगोनल में जीरो नहीं आ सकता। डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो है और डायगोनल के हर एक एलिमेंट में वन है, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अगर बोले मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, तो प्राइम डायगोनल को छोड़ के बाकी जो होता है वो सारे जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन बाई टू आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम फंडा लगेगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम फॉर्मूला लगेगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी सेम है क्योंकि ये भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। सेम तरीके के स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स में भी ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा। लेकिन तो भाई साहब एक चीज, मतलब वीडियो कैमरा स्टॉप हो गया था इसलिए मतलब बताया था लेकिन छूट गया। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स जैसे होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स भी सेम ही है, सेम टाइप का मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तीनों में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होता है वो n इंटू एन माइनस वन ही होता है। लेकिन बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा फर्क है। और मैक्सिमम बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस सारे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होना ही चाहिए और डायगोनल एलिमेंट में बस रियल नंबर से आना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट रियल नंबर मतलब वो भी जीरो आ सकता है। तो इसलिए n स्क्वायर हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n स्क्वायर होगा, वो डायगोनल के लिए और स्केलर मैट्रिक्स इन दोनों के लिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस दोनों फॉर्मूला आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए n इंटू एन माइनस वन ही होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डेफिनेशन में डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट वन होना ही चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, डायगोनल के सारे एलिमेंट वन होना चाहिए। तो वहाँ पर तो मिनिमम केस में तो बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर हो तब भी वही एलिमेंट हो सकता है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता आइडेंटिटी में। इसलिए आइडेंटिटी में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैंने बताना चाहता था, तो इस थोड़ा लाइट ऑन कर लो, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम इन जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी ने हम मैट्रिक्स का ट्रिक्स नाम के एक सीरीज जो डाला है, उसमें पहला जो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन जनरल मतलब एकदम हर एक के लिए कॉमन इन जनरल अगर फॉर्म देखे दिखने में कैसा होता है वो बताया था, तो वहाँ पर आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पर A11 है, यहाँ पर A12 है, डॉट डॉट यहाँ पर A13 है, ऐसे डॉट डॉट करके करके यहाँ पर A1M है। तो यहाँ पर अगर यह इस पोजीशन में 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 ही होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, A21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर A21 और A12 बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपकी सहूलियत के लिए कुछ और तरीके से मतलब पहले बता देता हूँ, ठीक है, छोटे से 3x3 में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर A11 है, यहाँ पर ABC है, ठीक है, यहाँ पर A22 होता है, यहाँ पर मानो A3x3 का बताता हूँ, यहाँ पर C है और यहाँ पर A33 है, क्योंकि यहाँ पर
1 2 पोजीशन में ए है तो 2 1 पोजीशन में भी ए होना चाहिए। यहाँ पर 1 3 पोजीशन में बी है तो यहाँ पर 3 1 पोजीशन में बी होना चाहिए। यहाँ पर 2 3 पोजीशन में क्योंकि ये है सी है तो यहाँ पर 3 2 पोजीशन में भी सी होना ही चाहिए। तो इस टाइप का होता है, क्योंकि हम जब ए और ए ट्रांसपोज बराबर होता है तब हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और ट्रांसपोज जब कोई भी मैट्रिक्स का लेते हैं तब डायगोनल एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कि वैसा सेम पोजीशन में रहता है। तो बस ये सब एलिमेंट्स आपस में चेंज होता है ये सब। तो जब ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर होगा तब वो एलिमेंट चेंज करने से भी ट्रांसपोज और पहला ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर रहेगा। इसलिए 1 2 पोजीशन मतलब और 2 1 पोजीशन में सेम एलिमेंट रहना चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पर तो भैया जैसे हमने 3 क्रॉस 3 का बताया, अभी इसमें भी बता देता हूँ। n क्रॉस n का इन जनरल जो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएंगे उसमें भी बताते हो। A1 1 है तो यहाँ पर अगर A B C है, A B C करके यहाँ पर n है, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A होना चाहिए, यहाँ पर B है यहाँ पर भी B होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कर करके यहाँ पर आखिरी पोजीशन में मतलब A1n पोजीशन में यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी AN1 पोजीशन में n ही होना चाहिए। ऐसे कर करके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो मतलब दिक्कत नहीं है। अगर मानो यहाँ पर कोई x है इस पोजीशन में, यह कौन सा पोजीशन है 2n पोजीशन है, तो n2 पोजीशन में भी x ही होना चाहिए। ऐसे हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट बस लिख देते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट बस लिख देते हैं A3 3, उसके बाद ए आखिरी में एकदम आखिरी वाला आएगा ANN, उसके ठीक पहले वाला आएगा AN-1 N-1, और एकदम लास्ट में यहाँ पर आएगा AN-1 N, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स में 3n ऐसे बहुत सारा आएगा, ठीक है। इस टाइप के मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल हम सिमेट्रिक कैसे पहचानते हैं, A = A ट्रांसपोज होना चाहिए। अभी इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का बात करें, जब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कम से कम कौन सा जीरो होना चाहिए, जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बात करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, उसमें हम बस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का ही आपको पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ही से बस निकलते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ना बोल के यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी इसका मतलब आपको क्यों ऐसा होता है इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ, देखो 1 2 3 ये डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 4 है तो हमें पता है यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। जो हमने मैट्रिक्स का ट्रिक्स का एक सीरीज बताया था उसमें आपको देखना, ठीक है, वहाँ पर बहुत बेनिफिशियल होगा, आप ट्रिक भी समझेंगे और यहाँ पर जनरलाइज वे में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिखते हैं, दिखने में कैसा होता है वो भी बताया। तो प्लीज़ वो देख के आइए, उसके बाद आपको मतलब सहूलियत मिलेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है। कोई भी ये पी मैट्रिक्स है तो पी का जब ट्रांसपोज निकालोगे, कोई भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालोगे ना तो डायगोनल मैट्रिक्स सेम होता है, क्योंकि ये आई पोजीशन है तो यहाँ पर आई जब ट्रांसपोज निकलते हैं तो आई जे पोजिशन में जे आई पोजिशन और आई जे पोजिशन में फ्लिप हो जाता है, आई जे पोजिशन के एलिमेंट जे आई पोजिशन में आता है। लेकिन क्योंकि ये सब डायगोनल के एलिमेंट आई टाइप के पोजीशन के एलिमेंट होता है और आई को आगे पीछे करने से सेम ही रहता है, तो इसलिए डायगोनल के एलिमेंट ट्रांसपोज में सेम जगह पे ही रहता है। लेकिन जो चेंज होता है ये दोनों एक साथ चेंज होता है, तो इसलिए डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर आई जे पोजिशन में 2 हो तो जे आई पोजिशन में भी 2 होना चाहिए। जहाँ पर यहाँ से 1 2 पोजिशन में 2 है तो 2 1 पोजिशन में भी 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 3 पोजिशन में 4 है तो 3 2 पोजिशन में भी 4 होना चाहिए। ऐसे तो देखो इस चीज से हम ऐसा समझ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस यहाँ पर अगर 2 पता है हमें तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक का बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होगा, ऑटोमेटिक हमें पता है होना ही होगा, नहीं तो सिमेट्रिक ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो मतलब डायगोनल का छोड़कर अगर ऊपर वाले सारे एलिमेंट पता है तो नीचे क्या आएगा वो हमें ऑटोमेटिकली पता चले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट क्या हो सकता है,
यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट को इन जनरल लेते हैं, ए बी सी कुछ है डायगोनल में, कुछ भी ए बी सी है, और यहाँ पर 2 3 4 है। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट तो मतलब इस इनके साथ नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन इस यहाँ पर जो होगा यहाँ पर होगा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सेम होगा। इसीलिए अगर ऊपर वाले एलिमेंट बस जो होगा नीचे वाले एलिमेंट से वही होगा, तो इसीलिए डायगोनल के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा, और ऊपर वाला एलिमेंट ये नहीं तो नीचे वाला एलिमेंट सिर्फ, मतलब कोई भी एक को गिनेंगे। ये सब अगर पता है तो ये सब निकाल लेंगे। तो कोई भी अगर एक पता है, डायगोनल के सारे ऊपर वाला एलिमेंट पता है या डायगोनल के सारे नीचे वाला एलिमेंट पता है, तो कोई भी एक पता चलने से ही चलेगा। तो हमें बस प्राइम डायगोनल में जो एलिमेंट है A1 1 2 2 3 3 n-1 करके ANN, ये सब एलिमेंट अलग अलग होगा और बाकी जो बचा हुआ होता है, ठीक है, ये सब एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है डायगोनल के ऊपर वाला, ये सब डिस्टिंक्ट होता है। अगर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा वही नीचे भी होगा। यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर 1n था, यहाँ पर 1n है। तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर पता है, नीचे वाले एलिमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपली देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट को लेंगे अलग डिस्टिंक्ट, और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट तो सेम ऊपर वाले की तरफ है। तो इसलिए डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट जब ढूंढेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट आएगा, तो डायगोनल n क्रॉस n का क्योंकि मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट है n, और डायगोनल के ऊपर कितना होगा, यहाँ पर एक 1 है, और यहाँ पर मिलेगा ऐसे 2, यहाँ पर कहीं पर 3 मिलेगा, यहाँ पर n-3 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल इस रो में टोटल n एलिमेंट है, ठीक है। जहाँ पर इस साइड डायगोनल में, प्राइम डायगोनल में एक एलिमेंट चला गया, उसके बाद अच्छा सिंपली समझो, और सिंपली समझो कि क्योंकि हम प्राइम डायगोनल के एलिमेंट को भी ले सकते हैं और ऊपर वाले एलिमेंट को भी ले सकते हैं एज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस एलिमेंट को लेंगे, एक यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक 2 एलिमेंट होगा, यहाँ पर ऐसे 3 एलिमेंट मिलेगा, सारा एलिमेंट तो लिखा नहीं तो ऐसे 3 होगा। ऐसे करते करते यहाँ पर मिलेगा हमें n-n+3 एलिमेंट, ठीक है। अच्छा कुछ गलत लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर ये पूरा रो का डायगोनल एलिमेंट को लेकर ऊपर वाला सारा एलिमेंट ही डिस्टिंक्ट होगा। तो इस रो में कितना है, n है, तो इस रो में कितना मिलेगा, इस साइड एक छूट गया नीचे, तो यहाँ पर n-1 होगा, ऐसे n-2 होगा, ऐसे n होता है n-1 n-2 करते करते 1 तक मिला। तो इतना सारा इस रो में एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इस रो में 2, इस रो में 3, ऐसे करके इस रो में n-2, इस रो में n-3, इस रो में n-1, और आखिरी जो ये रो है इसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो सारे को जोड़ दे तो इस मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है वो मिल जाएगा। तो बस क्या करना है, 1 + 2 + 3 प्लस करते करते n तक जोड़ना है, तो प्लस डॉट 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 प्लस n। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही पता है, इससे पहले बता दिया है डायगोनल मैट्रिक्स के डिस्कशन में, n × n+1/2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स n × n+1/2। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सेम ही चीज होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सेम चीज होता है। यही मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए तो डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर इस पोजीशन में 2 है तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, अगर इस पोजीशन में मानो 3 है तो यहाँ पर -3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर -4 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी के हो, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक के बात कर रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक के अगर आई जे पोजिशन में के हो स्क्यू सिमेट्रिक में, तो जे आई पोजिशन में -k होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आई जे पोजीशन का एलिमेंट्स क्या है पता होगा हमें, तो जे पोजीशन के एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आई और जे बराबर होता है, वो सारे एलिमेंट मतलब डायगोनल के एलिमेंट वो सारे डिस्टिंक्ट होता है, और ऊपर वाला एलिमेंट सारा डिस्टिंक्ट होता है। नीचे वाले एलिमेंट तो ऊपर वाले से ही हम जनरेट कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -3 हम ऑटोमेटिकली जान सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। तो सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n × n-1/2 भी होता है, 2 ही होता है। फॉर्मूला सेम ही है लेकिन कारण अलग अलग है, वो भी बता दिया है, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो सकता है,
n इंटू n प्लस 1/2। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी बोले तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों 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 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकता है। अभी मानो मैक्सिमम नंबर, अभी क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं हम, मैक्सिमम कितने एलिमेंट जीरो हो सकते हैं या मिनिमम कितने एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। इसमें अगर जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होना चाहिए लेकिन बाकी सारे एलिमेंट 0 होना ही चाहिए, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में अच्छे समझ में आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो लेकिन डायगोनल को छोड़कर बाकी आई और जे जब बराबर नहीं होता, आई नॉट इक्वल टू जे, तब सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो अगर इच्छा करे सारे एलिमेंट 1 भी हो सकते हैं, कोई एलिमेंट 1, कोई एलिमेंट 2, कोई एलिमेंट 3, ऐसा भी हो सकता है, या सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट मनपसंद रियल नंबर एज देयर एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये तो मनपसंद चीज़ें जब ले रहे हैं उनमें ही हम डिस्कस करते हैं, वो तो वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 0 भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम नंबर जीरोस बात करूँ या मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो सेम ही बात, मतलब लगभग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताना। तो दोस्तों देखो, अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कितने एलिमेंट 0 हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो सब डिस्कस करेंगे किसमें, क्या लिख रहा हूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, उसमें बात करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा वो बात करेंगे। और ये मैं जस्ट समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले डिस्कशन कर लिया। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एलटीएम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो टाइप का होता है। अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स में मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले प्राइम डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो सकते हैं। ऐसे बड़ा वाला मतलब 0 लगा दिया, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा इस प्राइम डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा सब 0। तो जब भी प्राइम डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 आता है उस टाइप के मैट्रिक्स को, उस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं तब इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कितना 0 हो सकता है, मिनिमम कितना 0 हो सकता है, कम से कम कितने 0 होना पड़ेगा, मतलब जिनको होना ही पड़ेगा मिनिमम, मतलब जिसको होना ही पड़ेगा, नहीं हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है, n क्रॉस n का फॉर्म में लिख दिया है। डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है नीचे भी उतना ही एलिमेंट है, ठीक है। तो नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ऊपर जितना एलिमेंट है प्राइम डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट है नीचे भी उतना एलिमेंट होता है। और n क्रॉस n के मैट्रिक्स में प्राइम डायगोनल के ऊपर कितना एलिमेंट होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स के समय आपने निकाल के दे दिया है कि यहाँ पर इतने में यहाँ पर पूरे रो में था n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर यहाँ पर एक एलिमेंट तो वन एलिमेंट डायगोनल में चला गया तो इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये सब होना चाहिए हमें 0। तो ये क्या होगा, यहाँ पर n-1 है, वैसे ही इस दूसरे डायगोनल में n-2 एलिमेंट 0 ऐसे कर करके एक में मिलता है हमें 3 एलिमेंट 0 हो सकते हैं, 2 एलिमेंट और आखिरी में 1 एलिमेंट 0 हो सकते हैं। तो सबको जोड़ कर हमें मिलता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो प्राइम डायगोनल के ऊपर हमेशा कितने एलिमेंट होते हैं, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट मिलते हैं प्राइम डायगोनल के ऊपर या प्राइम डायगोनल के नीचे n क्रॉस n की मैट्रिक्स में, ठीक है। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स में प्राइम डायगोनल में होता है टोटल n एलिमेंट और प्राइम डायगोनल के ऊपर होता है n-1/2, प्राइम डायगोनल के नीचे होता है n-1/2। तो प्राइम डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए तब अपर ट्रायंगुलर। तो मतलब कितने एलिमेंट 0 होना चाहिए, n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ट्रायंगल के ऊपर प्राइम डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट मतलब n-1 डिवाइडेड बाई 2 इतने एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइड बाई 2। किस लिए होता है वो भी बता दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कैसे निकालते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स के समय समझ लिया है। तो इतना खत्म। उसके बाद हम
मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन होता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना, उसको घटाना, मल्टीप्लाई करना, वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद जाते हैं अगली टॉपिक्स में। तो क्या हालचाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। तो दिक्कत ना करो, लेक्चर नया लेक्चर नहीं है, यही लेक्चर है, बस नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक में नया से शुरुआत करते हैं हम। बहुत आगे आ चुके हैं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स का जो नैया है इसको पार करवाने का बस 20 से 25% ही आ चुका हूँ, बट क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि डेप्थ में ऐसा एक्सप्लेनेशन दूँ जिससे कभी भी दिक्कत ना आए। उसी को देने में टाइम ज़्यादा लग गया, लेक्चर्स ज़्यादा हो गया, लेकिन बस इतने यहाँ पर है। लेकिन जितना भी आया है आपका फीडबैक आप दीजिए कि कैसा लगा, और क्या आप जब जितना पढ़ाया है उसमें कभी भी दिक्कत हो सकता है या नहीं, और समझ में कैसा आएगा वो बताइए। तो एडिशन मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हम नंबर्स में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, 2 + 3 2 - 3 ऐसे नंबर्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर से को डिवाइड करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स में हम अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स जोड़ना है या घटाना है, देन क्या करेंगे और कब कब हम इसको कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कब प्लस कर सकते हैं और कब माइनस कर सकते हैं। वो जब अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, लिखाई को अब समझा देता हूँ क्या लिखा है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कोई भी दो मैट्रिक्स को, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ए प्लस बी करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे, तो या ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स घटाएंगे, ए माइनस बी मैट्रिक्स करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी कुछ भी करे, दोनों मैट्रिक्स में इससे पहले जो कंडीशन होना चाहिए वो है ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर m क्रॉस n माना है हमने, m क्रॉस n है, ए का ऑर्डर भी m क्रॉस n और b का ऑर्डर भी m क्रॉस n है, क्योंकि सेम ऑर्डर है, ठीक है। देन ए और बी आर सेड टू बी, ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों के लिए। जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, देन वो कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबल मतलब उनको मतलब योग्यता लाभ किया है, वो योग्य है। हम जैसे आपको वोट करने के लिए जब वोट करते हैं ना, उसके लिए एक योग्यता होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब एक चीज़ होना चाहिए। क्या मतलब आपको 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा साल का उम्र होना चाहिए, उसके बाद ही आप वोट कर सकते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स में जब जोड़ना चाहे तब भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, मतलब कन्फर्मेबल का मतलब कंडीशन है योग्यता कब लाभ करेगा, दो मैट्रिक्स कब जोड़ सकते हैं। कन्फर्मेबल मतलब जोड़ सकते हैं कब, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो कोई भी दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम हो, बराबर हो, अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, या ए का ऑर्डर अगर 5 क्रॉस 5 का है और बी का ऑर्डर भी 5/5 है, देन उन मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना समझ लिया, मतलब एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 3 8, बी मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 3 7 8। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना चाहा है हमें मतलब हमारा रिक्वायरमेंट है कि ए प्लस बी निकाले, मतलब ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को जोड़े, ठीक है। और क्या आता है, जैसे दो नंबर को जोड़ने से एक नंबर ही आता है, मतलब 10 + 15 करने से 25 आता है, 10 + 15 करने से 25 आता है, दो नंबर को जोड़ने से नंबर ही आता है। वैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ने से भी या दो मैट्रिक्स एक से दूसरे मैट्रिक्स को घटाने से भी मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है। अभी जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं कब, जब मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर बराबर है। अभी इस मैट्रिक्स में 1 2 1 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अभी इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे ये भी लिख दिया है, ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी करे कैसे करेंगे, वो ऐड कीजिए कॉरस्पेंडिंग पोजीशन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये पोजीशन क्या होता है, 1 1 पोजीशन, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4। तो ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जब जोड़ेंगे
तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ बी का फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट का भी जोड़ना पड़ेगा, और ए का 1-2 पोजीशन के एलिमेंट को बी का 1-2 पोजीशन के एलिमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट का इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ये एलिमेंट किस पोजीशन का है? 2-1 पोजीशन का, तो बी मैट्रिक्स में भी 2-1 पोजीशन के एलिमेंट को ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये 2-2 पोजीशन के एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी 2-2 एलिमेंट के पोजीशन के एलिमेंट से ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के एलिमेंट से जोड़ेंगे। एक मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स का सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स का आईजे पोजीशन का एलिमेंट के साथ हमें बी मैट्रिक्स का आईजे पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ेंगे। ए मैट्रिक्स का आईजे पोजीशन का एलिमेंट ए मैट्रिक्स का आईजे पोजीशन का एलिमेंट ए आई जे है, और बी मैट्रिक्स का आईजे पोजीशन का एलिमेंट बी आई जे है, तो हम ए आई जे प्लस बी आई जे ही करेंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1+2 करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 1-1 पोजीशन के एलिमेंट क्या आएगा? ए प्लस बी में ए का 1-1 पोजीशन के एलिमेंट और बी का 1-1 पोजीशन के एलिमेंट 1+2 3। यहाँ पर 2-2 पोजीशन में आएगा, इसका 2-2 पोजीशन के एलिमेंट प्लस इसका 2-2 पोजीशन के एलिमेंट, तो 2+3 5। ऐसे ही 3+7 यहाँ पर 10 आएगा, 8+8 यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये था ए प्लस बी। अभी अगर ए से ए माइनस बी निकालने को बोला है तो तब क्या करेंगे? ए माइनस बी अगर निकालने के लिए बोला है तो क्या निकालेंगे? ए माइनस बी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? अभी जोड़ने के लिए बोला, ए प्लस बी करने के लिए बोला था, प्लस करने के लिए बोला था, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को प्लस किया। अभी अगर माइनस करने के लिए बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को क्या करेंगे? माइनस करने के लिए बोला माइनस करेंगे। ठीक है, अभी ए में ए प्लस बी करने वक्त ए के एलिमेंट के साथ बी का एलिमेंट जोड़ा है। ठीक है, अभी वैसे ही जब माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तब ए के एलिमेंट के से बी का एलिमेंट माइनस करेंगे, ए के सेम पोजीशन के एलिमेंट से बी का सेम पोजीशन के एलिमेंट को माइनस करेंगे। अभी इस पोजीशन में क्या आएगा? 1 - 2। 1 - 2 क्या होता है? -1। यहाँ पर इस पोजीशन में क्या आएगा? 2 - 3 मतलब -1, 3 - 7 मतलब -4, 8 - 8 यहाँ पर 0। तो ऐसे हम ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो इसका और एक एग्जांपल दे देते हैं, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये सब तो मिटा देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना भैया, थोड़ा रिवाइंड करके। ठीक है, अभी तीसरा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। अभी बड़ा एग्जांपल देते हैं। कोई भी पी मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 7 9 3 8 6। ठीक है, अभी क्यू मैट्रिक्स कोई है, 0 0 2 1 0 5 2 3 4। ठीक है, अभी p प्लस क्यू निकालना है आपको। p मैट्रिक्स के साथ q मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी p मैट्रिक्स क्या है? 3x3 ऑर्डर का। q मैट्रिक्स क्या है? 3x3 का। पहले तो दो मैट्रिक्स को या जोड़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है या नहीं। अगर बराबर है देन ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, तब कर सकते हो। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर जब है, तब इन दोनों मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा प्लस करके जो होगा p प्लस क्यू, उसका भी सेम ऑर्डर होगा, इसका भी ऑर्डर 3x3 ही होगा। ठीक है, तो अगर a प्लस बी करे तब a प्लस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m×n हो, तो a प्लस बी करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी m×n ही होगा। ये चीज़ है। तो अभी इसमें 1-1 पोजीशन के एलिमेंट क्या आएगा? p के 1-1 पोजीशन के एलिमेंट प्लस q के 1-1 पोजीशन के एलिमेंट। तो 1 + 0 1 यहाँ पर आएगा, 2 + 0 क्या आएगा? 2, 3 + 2 क्या आएगा? 5 यहाँ पर होगा, 2 + 1 3, 7 + 0 7 के साथ 0 जोड़े तो 7, 9 के साथ 5 जोड़े तो 14 14, 3 + 2 5, 8 + 3 8 9 10 11, 6 के साथ 4 जोड़े 10। अभी समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अभी जेई वाले तो हंस रहे हैं, लेकिन भैया जो नए हैं उनको तो समझाना पड़ेगा ही। ऐसे कुछ भारी भरकम चीज़ें हैं नहीं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो अभी माइनस करेंगे तो वो p - q आप निकालो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3
कर लिया, पॉज करके करो 1 2 3। ठीक है, अभी करता हूँ, जिसने भी नहीं किया पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, तो p माइनस क्यू बोला है, तो p के एलिमेंट से q के एलिमेंट को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 3 से 2 को माइनस करेंगे 1। इस पोजीशन में क्या होगा, ये पोजीशन क्या होगा 2 1 पोजीशन, तो 2 1 पोजीशन के लिए इस मैट्रिक्स का 2 1 पोजीशन और इस मैट्रिक्स का 2 1 पोजीशन माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगा, 9 माइनस 5 4, 2 3 माइनस 2 1 है, 8 माइनस 3 5 है, 6 माइनस 4 2 है। तो जितना आपने देखा, जितना समझा है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ेंगे तो वो सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो और जोड़ना और घटाना एकदम आसान है। सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ जोड़ो, सेम पोजीशन के एलिमेंट से सेम पोजीशन के एलिमेंट माइनस करो। अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ कि दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा मैट्रिक्स को जोड़ना, तो आपको वो आप समझेंगे कि कहाँ पर है, तो हम दो मैट्रिक्स ही जोड़ रहे हैं। तो देखो, इसलिए मैं तीसरा मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आप p प्लस क्यू प्लस सी निकालो, p प्लस क्यू प्लस सी मतलब p क्यू सी तीनों मैट्रिक्स को जोड़ो। तो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा तीनों मैट्रिक्स के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को जोड़कर 1 प्लस 0 प्लस 1 2 आएगा। अभी 2 प्लस 0 प्लस 2 क्या आएगा 2 4, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 के साथ 0 ऐड करो तो 7 प्लस 0 7, 7 के साथ 5 ऐड करो 12, 9 प्लस 5 14, 14 के साथ 6 जोड़ो तो 20, 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 के साथ 7 जोड़ो 12 आएगा, 8 प्लस 3 क्या आएगा 11, 11 के साथ 8 जोड़ो, मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ना है ना, तो 11 से 8 जोड़ो तो 19 होगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो, इसको जोड़ो तो 8 दूने 16, 17 18 19, 6 प्लस 4 इसको जोड़ना पड़ेगा, 6 प्लस 4 10, 10 के साथ 9 19। तो ये आ गया है p प्लस क्यू प्लस सी। तो दो और दो से ज्यादा सब कुछ देख लिया है। अभी जो इसको नोट करो, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा जो हमारा मैट्रिक्स में पूरा खेल खेलेगा, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अभी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो बस दो मैट्रिक्स के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साथ एक बार में सिर्फ दो मैट्रिक्स को ही इंटू कर सकते हैं। ये सिंपल चीज है, एक साथ हम दो ही चीज को कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 करना हो नंबर्स में, तो हमें आप बोलेंगे तो इसको एक साथ ही कर सकते हैं, 3 4 12 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। लेकिन भैया एक बार में कैसे किया, पहले आपने क्या निकाला ये, तो पहले तो कोई भी दो चीज को ही इंटू किया, ऐसे ही अब डायरेक्टली तीनों को कैसे इंटू करेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो चीज को इंटू करने से 12 आया, उसके साथ बचा हुआ जो था उसको इंटू किया, तो कभी एक साथ दो ही चीजों के ही मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, थर्ड ऑपरेशन मैट्रिक्स का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, हम जो पढ़ते हैं मैट्रिक्स TRIX, इस मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक ही मैट्रिक्स, लेकिन जैसे एप्पल मतलब क्या, एक एप्पल, एक, या मैंगो मतलब एक ही आम, लेकिन मैंगोज जब बोलते हैं मतलब बहुत सारा आम। ऐसे ही मैट्रिक्स मतलब एक ही मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिसेस बोलते हैं तब बहुत सारा मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स। तो ये है मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर टू मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी सीखते जाओ। तो इसका जो कंडीशन होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स, और यही पूरा खेल खेलता है, मतलब आगे जब बढ़ेंगे, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर ना सीखे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, एकदम ही पैर आगे नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख दिया है, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर
एम क्रॉस एन, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, देन ए बी इज कन्फर्मेबल। ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब है ए इंटू बी, ए बी ऐसे लिखते हैं मतलब क्या, ए इंटू बी, या ए डॉट बी ऐसे लिखते हैं, या ए बी को एक साथ लिखने में भी हम मल्टीप्लाई समझते हैं। ऐसे मैट्रिक्स में ए और बी दोनों को एक साथ लिख लिया मतलब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ए इसके साथ बी को मल्टीप्लाई किया, ये कन्फर्मेबल होगा। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब ठीक ठाक है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब है ए एंड बी आर कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लाई, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब, इफ एंड ओनली इफ, तब और सिर्फ तब, इफ एंड ओनली इफ, इफ मतलब तब, एंड मतलब सिर्फ, मतलब एंड मतलब और, ओनली इफ सिर्फ तब कर सकते हैं, और सिर्फ तब ही कर सकते हैं, ठीक है, जब m इक्वल टू पी और n इक्वल टू क्यू हो। मतलब समझो ये कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, ये कोई भी मैट्रिक्स है, या फिर और एक कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस q ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर a है ये, और ये है b। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q। हाँ, उसके बाद अगर ए मैट्रिक्स में ये सेकेंड वाला क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम्स, तो ए इंटू बी अगर करे तो पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाता है, मतलब एन और पी बराबर होता है उसके, ठीक है, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एन इक्वल टू पी, ये कंडीशन गलत है, ये एकदम गलत लिख दिया था, सॉरी, ये कुछ अलग, ये इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख दिया था, तो इसको छोड़ो, कुछ भी नहीं था। कंडीशन क्या होना पड़ेगा, अगर ए कोई भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स और बी पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब ए बी ए इंटू बी कर सकते हैं। कब, इफ एंड ओनली इफ, जब एन एन इक्वल टू पी हो, मतलब पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स का टोटल कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर हो, ठीक है। देन ए मैट्रिक्स का टोटल अगर 5 कॉलम है मैट्रिक्स में, ये 2 क्रॉस 5 का है और ये 5 क्रॉस 3 का है, जहाँ पर ये ए मैट्रिक्स में 5 कॉलम है और बी मैट्रिक्स में 5 रो है, तो ए मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे बी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है, तब ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को काट दे, इन दोनों को काट दे, एन और पी बराबर होता है, इन दोनों को काट के क्या होता है, एम और क्यू, तो ये एम बाई क्यू ऑर्डर का होगा, ठीक, एम बाई क्यू ऑर्डर का होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 क्रॉस 5 और ये 5 क्रॉस 3 का था, तो इस 5 को खत्म करके बाकी क्या रहता है, 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो का बराबर होता है, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर क्या आएगा, एम क्रॉस क्यू टाइप का, कैसे, इन दोनों को काट दे, बाकी जो होता है ऐसे लिख दे सकते हैं। और कब, अभी इतना खत्म है, कितना ऑर्डर का आएगा, कब मल्टीप्लाई कर सकते, इतना खत्म है। अभी अंदर जो एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैसे आएगा वो समझना है, तो इन सारे चीजों को हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। इतना समझ लिया, क्या कितना ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा और कैसे, कब मल्टीप्लाई करने के योग्य है, कब मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्मेबल है। उसके बाद हम समझते हैं एक छोटा सा 2 क्रॉस 2 के देखते हैं पहले। 2 क्रॉस 3 का कोई भी मैट्रिक्स A11 है, A12 है, ये 21 है, ये 22 है, ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, और ये बी मैट्रिक्स, और एक ले रहा हूँ बी मैट्रिक्स, इसमें B11 B22 B11 B12 B21 B22 इस टाइप का मैट्रिक्स है। अभी ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो हमें देखना है कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, तो इसलिए इसके लिए क्या होना पड़ेगा, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर p क्रॉस q है,
एन और पी बराबर होना चाहिए, इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम और इसका टोटल नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर तो पहले लिख लेते हैं, 2x2 का, ये भी 2x2 का ही है। तो ये और ये दोनों बराबर है, ये एन और पी बराबर है, तो इन दोनों को काट देते हैं, तो बचा क्या रहते हैं 2 और 2, 2x2। तो ए भी जो आएगा वो 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x2 का एक मैट्रिक्स आएगा। तो बस उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करें वो देखो, ठीक है। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ऑर्डर क्या होगा। अभी मल्टीप्लाई ऐसे करो कि प्लस सिंबल होना चाहिए, प्लस इसका पहला एलिमेंट के साथ ए मैट्रिक्स के साथ बी मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैट्रिक्स का पहला रो और बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ए मैट्रिक्स का पहला रो बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम इंटू करके जो आएगा वो ए बी का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसका पहला रो पहला कॉलम तो 1 1, ए और बी का पहला रो पहला कॉलम रो 1 और इसका कॉलम 1 जो इंटू करके इस मैट्रिक्स में 1 1 पोजीशन का एलिमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स का 1 2 पोजीशन का एलिमेंट कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स का एक नंबर रो और इसका दूसरा कॉलम 2, तो 1 2 पोजीशन का एलिमेंट इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में 2x2 का आएगा, ये समझ लिया। तो इसमें कैसा आएगा, इसमें पोजीशन क्या होता है 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अभी 1 1 पोजीशन के लिए ऐसा समझो, 1 1 पोजीशन के लिए ए मैट्रिक्स का पहला रो 1 और बी मैट्रिक्स का कॉलम 1, 1 2 पोजीशन के लिए ए मैट्रिक्स का पहला रो और बी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, 2 1 पोजीशन के लिए ए मैट्रिक्स का दूसरा रो और बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, और इसके लिए ए मैट्रिक्स का दूसरा रो और बी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से आ जाएगा। तो अभी इसको देखो, अभी मैट्रिक्स, अभी रो को कैसे मल्टीप्लाई करें कॉलम में, ये चीज़ है ना। अभी इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये B11, ठीक है। अभी B11 था, ये B12 था, इस रो का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का पहला एलिमेंट। अभी रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए, तो इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, तो A11 इंटू B11, ठीक है। उसके बाद बाकी क्या है, पूरा रो और पूरा कॉलम को इंटू करके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को इंटू करके प्लस करना है। उसके बाद दूसरा, पहला रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट इंटू करो, उसके बाद प्लस कर दो, तो A12 इंटू B12, ठीक है, ठीक है। पोजीशन, अरे ये क्या लिख दिया, 2 1 2 2 होगा, ठीक है। सो ये A12 B21, ठीक है। अभी ये आ गया है पूरा पहला एलिमेंट 1 1 पोजीशन के एलिमेंट। उसके बाद 1 2 पोजीशन के एलिमेंट के लिए एक नंबर रो और दूसरा कॉलम को इंटू करो, तो कैसे आएगा 1 1 के साथ इस रो ये कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, इंटू करो इसके साथ इसका, तो ये B12 है, तो A11 इंटू B12 प्लस करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके A12 B22, A12 B22, और ये आ गया है इस पोजीशन के एलिमेंट। अभी ये है 2 1 पोजीशन के एलिमेंट, 2 1 पोजीशन के एलिमेंट के लिए रो 2 और 2 1 तो कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 के इंटू करो, तो A21 इंटू B11, A21 B11, उसके बाद A22 B21, A22 इंटू B21 प्लस करो ऐसे। उसके बाद 2 2 पोजीशन के लिए रो 2 और कॉलम 2 के इंटू करो, A21 B12, A21 इंटू B12 प्लस कर दो A22 B22 इंटू B22, ये चारों पोजीशन के एलिमेंट आ गए हैं। तो ये इन जनरल मैंने बताया है और इससे आप बाकी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम एक मज़ेदार जनरल फार्मूला जो जेई के लिए तो आपको जानना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, थोड़ा जल्दी मिटा दिया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके लेना, सॉरी। तो आपको ये मेथड समझाया है कैसे कर सकती है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है। अच्छा, पहला एग्जांपल है 2x2 का ही देते हैं, 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है 2 0 1 5, ठीक है।
इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करना है। तो ए और बी को इंटू कब कर सकते हैं, जब इसका ऑर्डर लिखते हैं, अभी इसका ऑर्डर भी लिखते हैं, जब ये वाला मतलब इसका टोटल रो और इसका टोटल कॉलम दोनों बराबर आ जाए। दोनों बराबर आ गया तो इस इन दोनों को काट के क्या होता है 2 और 2, तो 2 क्रॉस 2 का ही एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे, वन पोजीशन के लिए रो 1 और इसका कॉलम 1 को इंटू कर देते हैं। तो 2 अभी कैसे कर देते हैं, अभी बार बार रो 1 कॉलम 1 ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। क्या समझो, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस सिंबल समझो, प्लस सिंबल ऐसे जाओगे, पहले प्लस कैसे लिखते हो ऐसे, तो पहले ये वाला लाइन उसके बाद ये वाला लाइन, तो रो के साथ मतलब रो के साथ कॉलम को इंटू करना है और रो के साथ कॉलम को इंटू करना है, और एक ही प्लस का सिंबल बन रहा है इसलिए इंटू करके जोड़ना भी है। तो अभी इसके साथ इसका, तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2, दोनों को जोड़ दो, इस पोजिशन के एलिमेंट है। अभी 1 2 पोजिशन के लिए पहला रो दूसरा कॉलम इंटू करो, 1 इंटू 0 क्या आता है 0, 2 इंटू 5 10, जोड़ दिया, ये आ गया है। तो यहाँ पर 4 आ गया है। अच्छा, इसको बाद में ही लिखते हैं, 2 + 2 था। अभी 2 1 पोजिशन के लिए दूसरा रो पहला कॉलम, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 1, जोड़ दो। अभी दूसरा रो और दूसरा कॉलम को इंटू करके हम 2 2 पोजिशन के एलिमेंट मिलेगा, तो 3 इंटू 0 0, 4 5 जा 20, जोड़ दो। यहाँ पर आएगा मतलब 0 + 20 करके, ये आंसर क्या आ गया है, आंसर क्या है 2 + 2 4 10 10 20, तो ये आया हमारा a इंटू बी करके। तो क्या आपको समझ में आ गया है, फिर से देखो इसको ही समझा देता हूँ। ए मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स था, ए बी का प्रोडक्ट निकालना है दोनों मैट्रिक्स का। तो इसके लिए कंडीशन क्या था, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो ये n और p बराबर होना चाहिए। उसके बाद n और p को काट के जो होता है m और q, वो m क्रॉस q ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट करने पे। तो ये आ गया है 2 क्रॉस 2 का। उसके बाद कैसे एलिमेंट आएगा, 1 1 पोजीशन के एलिमेंट के लिए पहला रो 1 और कॉलम 1 को इंटू करा, कैसे करा, पहला पोजीशन पहला एलिमेंट इंटू करा, प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू करा, लिखा। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम को इंटू करके 1 2 पोजीशन के एलिमेंट मिल गया, ऐसे कर करके पूरा लिख दिया। अभी 2 2 का ऑर्डर का, अभी 2 क्रॉस 2 का कर लिया है। अभी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का भी हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, जाना है तो हमें बहुत दूर तक, लेकिन इसके लिए जो छोटा छोटा चीज़ें हैं वो जानना पड़ेगा और उसके तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसके बाद बाकी चीज़ें आसान हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ही आसान है, बस नज़रिया है अलग अलग देखने का। 2 3 5 नंबर छोटे छोटे ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। 2 3 7 2 8 9, ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालो, ए इंटू बी करो, ठीक है, ए इंटू बी करो, 1 2 3 1 2 3 एज इट इज, जैसे 2 क्रॉस 2 में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो किसका हो गया है जिसने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया है, प्रणाम। अभी अच्छे से पहले देखो, जिसका आंसर होगा कि सर हम ए इंटू बी कर ही नहीं सकते, और वो ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो 2 है और कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में ये है 3 और ये है 2, तो 3 और 2 बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और एक रो जोड़ देते हैं 2 0 7। ठीक है, तो अच्छे से देखना पहले, अभी 3 क्रॉस 3 का हो गया है और ये 3 3 बराबर है, उसके बाद ये कर सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने से भी 3 क्रॉस 3 का ही आ रहा है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का आ रहा है। अभी क्या क्या आएगा वो देखो, अभी 1 1 पोजीशन के एलिमेंट क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम को इंटू करो, 1 के साथ 2 का इंटू करने से 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6, ये पहला पोजीशन का है। अभी इसको लिख देते हैं 4 + 6 10 और 12 + 2। अभी 1 2 पोजीशन के एलिमेंट के लिए पहला रो दूसरा कॉलम इंटू करो प्लस करो, तो 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 0 0, खत्म है। तो
जोड़ने से क्या आ गया है 23। उसके बाद 1-3 पोजीशन के लिए पहला रो तीसरा कॉलम। अभी बार बार बोल रहा हूँ कैसे किसके साथ किस रो के साथ किस कॉलम का, बाद में नहीं बोलूँगा, अभी नया नया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो 1 के साथ 3 का 3, 2 इंटू 9 18 होगा, 3 इंटू 7 21, क्या आ गया है 24 8 34 44 शायद, ठीक है ना, हाँ 44 ही है, 42 है सॉरी 42 होगा। अभी 2-1 पोजीशन के एलिमेंट के लिए रो 2 कॉलम 1, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 7 इंटू 2 14, तो 14 और 4 क्या होगा 18। वैसे रो 2 और कॉलम 2 को इंटू करके हम 2 पोजीशन के एलिमेंट निकालेंगे। 2 इंटू 7 14, ठीक है, 2 इंटू 7 14, 0 इंटू 8 0, और 7 इंटू 0 0, तो यहाँ पर सिर्फ 14 आएगा। अभी 2-3 पोजीशन के एलिमेंट के लिए 2 और 3, मतलब रो 2 कॉलम 3 इंटू करो, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 9 0 ही होगा, 7 और 7 49, तो 55 आ गए हैं। अभी थर्ड रो आप करो 2 इंटू 2 इस पोजीशन के लिए, 3 पोजीशन के लिए रो 3 कॉलम 1, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 10, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 10 20। अभी मुझुवानी कैसे कर सकते हो वो दिखाता हूँ। इससे इसको इंटू करो, तो 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 8 24, 14 प्लस 28 38, ठीक है, 14 प्लस 28 38, 5 इंटू 0 0 38। इससे इसको 3 पोजीशन के लिए रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3 इंटू करो, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 9 27, 5 इंटू 7 35, तीनों को जो रो के आएगा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने से 41 प्लस 7 48, 48 में 20 68, तो ये आया है आपका ए इंटू बी करके। तो 3x3 का अगर समझ लिया है तो और दिक्कत नहीं है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप घर पे करना, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है। थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था, बार बार जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, किसी को सॉल्यूशन मतलब ऐसा क्या करना चाहिए बताया तो कमेंट में बताना। मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली मोबाइल की कैमरा ऑफ हो रहा है, तो ये आपको घर में करने के लिए ए और बी दिया है, ए और बी, ए है 3x3 का, बी है 3x2 का। अभी कन्फर्म मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का टोटल नंबर ऑफ रो बराबर है। उसके बाद इन दोनों को काट के क्या रहता है 3 और 2, तो 3x2 का आएगा। अभी इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना है। ये 1-1 पोजीशन के लिए पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 2 6, तो 12 आ जाएगा। अभी इस पोजीशन में 1-2 पोजीशन के लिए पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, तो 13। ऐसे आप बाकी पोजीशन के एलिमेंट को भी निकाल लेना, ठीक है। इस पोजीशन के लिए दूसरा रो, इसका दूसरा रो पहला कॉलम, इसके लिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम इंटू करेंगे, ऐसे कर करके सब निकाल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसको आप कर सकते हैं, इसका आपको इसे ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे कहते हैं हैव ए स्क्रीनशॉट, ये होमवर्क, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आज इतना ही रखते हैं। बस एक खास चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, 3x3 से ही आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको ये इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो है, इन जनरल फॉर्म आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये A11 A12 ज़्यादा नहीं, 3x3 का ही होगा, A13 A21 A22। उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, ऐसे ही लेंदी हो रहा है। कोई भी मतलब दिक्कत आई है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी झिझक नहीं, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा फ़ायदा से ज़्यादा आपके फ़ायदा का बात करके मैं साहस करके पूरा जेई मेन एडवांस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ। नहीं तो अब तक देखना जितने भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, बस यूट्यूब में जो भी डालता है वो बस बोर्ड लेवल का और एडवांस का थोड़ा एज अ डेमो थोड़ा डालता है, लेकिन मैं पूरा
डालने का ये जो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा एडवांस लेवल तक, जे एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो इसमें बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस देखो, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इन जनरल ले लिया है, ठीक है, जनरल एलिमेंट्स ले लिया है। यहाँ पर पोजीशन A11 A12 A13 ऐसे होता है, यहाँ पर B1 B12 B13 ऐसे होता है। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों 3x3 का है। यहाँ पर 3 और 3 बराबर है, दोनों को काट के जो मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3x3 का ही आएगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा है चाहिए हमें, तो इसको थोड़ा स्पेशियस कर लेते हैं जगह को। A31 32 33, ठीक है, 3x3 का होगा, A इंटू बी करके जो आएगा, ठीक है। अभी क्या सीखा है हमने, कन्फर्मेबल है मैट्रिक्स, इतना आएगा 3x3 का। तो इस पोजीशन के लिए पहला रो पहला कॉलम को इंटू करो, तो A11 और B11, A11 B11 प्लस करो A12 B21 A12 B21 प्लस A13 B31 3 इंटू B31 ठीक है। ये आएगा इस पोजीशन का भी। इस पोजीशन में क्या आएगा, इस पोजीशन में भी एक आएगा। इस पोजीशन, ये है पोजीशन 1,2, तो पहला रो दूसरा कॉलम को इंटू करो, 1 A11 B12 A11 B12 प्लस A12 B22 A12 B22 प्लस A13 B32 A13 B32। उसके बाद इस पोजीशन के लिए 1,3 पोजीशन के लिए पहला रो तीसरा कॉलम A11 B13 A11 B13 प्लस A12 B23 to B23 A13 B33 B33 ऐसे कर करके ऐसे मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन में भी क्या आएगा, इसको दूसरा रो और पहला कॉलम A21 इंटू B11 प्लस A22 B21 A22 B21 प्लस उसके बाद A23 B31 ये ठीक है, हाँ A23 B31। इसको एक चीज़ समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लिख रहा हूँ मैं। अभी 2 पोजीशन के लिए दूसरा रो दूसरा कॉलम A21 B12 A21 B12 प्लस 22 B22 A22 B22 प्लस A23 B32 A23 B32। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऐसा एलिमेंट आएगा 2 और 3 कॉलम A21 B13 A21 B13 प्लस A22 B23 A22 B23 प्लस A23 B33। इतना बकर कर रहा हो बस आपके लिए। एक चीज़ समझाना है, थोड़ा रहम कीजिए मेरे ऊपर, थोड़ा ठहर जाइए, इसको देख के जाइएगा। ये यहाँ पर ही लेक्चर खत्म होने वाला है। तो 3-1 पोजीशन के लिए तीसरा रो पहला कॉलम इंटू करें A31 B11। अगर मुझे बस बोर्ड लेवल का चाहिए पढ़ाना था तब इतना ज़्यादा नहीं लिखता, बस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार करवाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ A32 B21। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। A33 B31 इस पोजीशन में ही क्या आएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम को इंटू करके हमें ये पोजीशन 3-2 पोजीशन को मिलेगा A31 B12। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था लेकिन आपको समझाना भी है, आपको भी अच्छा मतलब फ़ायदा मिल जाएगा। A32 B22 A32 B22 A32 A33 B32 A33 डॉट B32। आखिरी पोजीशन, ठीक है, आखिरी पोजीशन तीसरा रो तीसरा कॉलम को इंटू करें A31 B13 A31 इंटू B13 प्लस A32 B23 A32 B23 प्लस
A33B33। हाँ 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 हाँ, खत्म, राहत मिल गया मेरे हाथों को। ठीक है, अभी समझो, लिखने का काम खत्म, अभी समझने का काम शुरू। ये मैट्रिक्स हम मतलब जनरल लिखने में, मतलब जनरल हम पोजीशन लिख लिया है A11 A12 को। नॉर्मल कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ना लेके हम ए बी को जनरल चूज कर लिया है, जैसे हम लिखते हैं A11 A2 A3 ऐसे लिख लिया। और उसके बाद अगर हम इसको इंटू करके लिखे तो देखो दिमाग का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मिस उल्टा पुल्टा भी लिख देंगे, इतना बड़ा होता है और इतना मतलब पेचीदा होता है। लेकिन इसी को एक छोटा सा इतना जगह पर लिख सकते हैं। लिखने का तरीका समझाने के लिए आपको ये लिखा है पूरा। जब हम रो 1, अच्छा दूसरा इंक ले लेते हैं। जब हम रो 1 और कॉलम 1 को इंटू करते हैं, रो 1 और कॉलम 1 को इंटू करते हैं, देखो तब ये ए आई जे टाइप का और बी ए आई जे और बी आई जे टाइप का जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर पहला आई है रो का नंबर और जे है कॉलम का नंबर, रो का नंबर कॉलम का नंबर। तो जब कॉलम 1 था तब देखो ए बार बार 1 है, क्योंकि पहला रो है, इसलिए जितने भी ए आई जे है इसमें यहाँ पर आई की जगह 1 ही है, यहाँ पर आई की जगह 1 है, यहाँ पर आई की जगह 1 है। देखो पहला रो में हर एक जगह आई ए आई जे जब लिखा है तो आई ए के ए 1, उसके बाद कुछ और है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ आपको बस दिखना है। और कॉलम 1 जो इंटू कर दिया है, यहाँ पर बी आई जे टाइप के एलिमेंट है। बी आई जे में भी देखो, बी आई जे में भी, अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया है 2 1। उसके बाद बी आई जे में भी, क्योंकि हमने कॉलम 1 को लिख लिया है तो इसलिए बी आई जे टाइप के एलिमेंट में भी आखिर में जे 1 है। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम 1 को लिख लिया है, ये 1 है, बी इसमें भी 1 है, इसमें ये 2 1 1 ये 2 1 होना चाहिए शायद। अच्छा 1 2, इसको कैसे मिला था? रो 1 और कॉलम 2, सही है। ठीक है, अभी ये इस यहाँ पर जो 1 और 1 मतलब 1 पोजीशन के एलिमेंट कैसे मिला? रो 1 और कॉलम 1 को इंटू करके, इसलिए क्योंकि रो 1 और कॉलम 1 को इंटू करके मिला, इसलिए ए आई जे में हर एक जगह आई 1 ही है और बी आई जे में जे 1 है, क्योंकि कॉलम एक नंबर कॉलम है और जे से कॉलम का नंबर रिपीट करते हैं, ये है। और चेंज क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 1 था, उसके बाद यहाँ पर 2 था, ये 2 था, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3। तो ए आई जे में चेंज कौन सा हो रहा है? आई फिक्स्ड, बस जे चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है। एक चीज़ हमने फोकस कर लिया। और यहाँ पर बी आई जे में भी ये जो जे है 1 1 1 फिक्स्ड है, इस पोजीशन के लिए ये फिक्स्ड है, बस यहाँ पर 1 2 3। ये बी आई जे में ए आई जे में जैसे सिर्फ जे चेंज हो रहा है, आई फिक्स्ड है, वैसे ही ए आई जे में जे फिक्स्ड है, जे यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि कॉलम 1 को इंटू किया और आई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें देखो यहाँ पर ये एलिमेंट है, पहला रो और दूसरा कॉलम को इंटू करके, तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहला रो को इंटू किया, इसलिए पहला रो को क्योंकि इंटू किया दूसरा कॉलम के साथ, इसलिए ए आई जे में रो क्योंकि 1 है तो ए आई जे में आई 1 ही होगा। यहाँ पर देखो 1 है। और बी आई जे में क्योंकि दूसरा कॉलम को इंटू किया तो बी आई जे में जे हमेशा 2 होना चाहिए, तो आई जे देखो जे 2 ही है एकदम फिक्स्ड। लेकिन जो बी आई जे में अभी आई चेंज हो रहा है और ए आई जे में जे चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम को इंटू करके आया है, तो क्योंकि दूसरा रो इसलिए A21 में ए आई जे में जे आई फिक्स्ड है, आई क्या है क्योंकि दूसरा रो, तो ये A2 है, 2 है। यहाँ पर A3 है क्योंकि तीसरा कॉलम, तो A3 है, यहाँ पर A3 ही है, मतलब A फिक्स्ड। ए आई जे में आई फिक्स्ड होता है, बस चेंज कौन सा होता है? ए आई जे में बस जे चेंज होता है। ठीक है, और बी आई जे में क्या होता है?
ये फिक्स्ड, टू ही है, टू ही है, बस चेंज कौन सा होता है, आई चेंज होता है। तो हमने देखा है कि ए आई जे में चेंज कौन सा होता है, जे चेंज होता है, ठीक है। और बी आई जे में कौन सा चेंज होता है, बी आई जे में हमारा होता है आई चेंज, ठीक है, चेंज। इसीलिए इसको इन जनरल हम अगर लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ए आई जे में हमारा ए आई जे में जे चेंज हो रहा है, और सॉरी ए आई जे में जे चेंज हो रहा है और बी आई जे में आई चेंज हो रहा है। इसके आधार पर बस हम पूरा चीज लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम समेशन ऑफ के, कोई भी के रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई के बी के जे। ये चीज देखो इतना है, इससे हम ए और बी मैट्रिक्स का इन जनरल जो प्रोडक्ट निकाला है ना, कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का, वो दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना ही है। आई और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, आई 1 से n तक, वो आई के रनिंग फ्रॉम 1 से n तक, के 1 हो सकता है, के 1 लेने से एक होगा, 2 लेने से एक बार और एक होगा, 3 लेने से और एक होगा, ठीक है। ऐसे पूरा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। के जब हमारा 1 होगा, ठीक है, के जब 1 होगा तो कुछ एक आएगा, ठीक है, 2 होगा तो कुछ और एक आएगा, 3 होगा तो कुछ और एक आएगा, ठीक है। और आई और जे हमेशा फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जगह आई और जे हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे ये जो 1 पोजीशन के एलिमेंट, यहाँ पर आई फिक्स्ड है 1 और जे भी फिक्स्ड है 1, और 2 पोजीशन में एलिमेंट 1 2 पोजीशन के एलिमेंट में आई 1 बी 2, 1 3 पोजीशन के एलिमेंट में आई 1 बी 2, अभी 2 1 पोजीशन में आई 2 बी 1, आई 2 और बी 1 है फिक्स्ड। बस ए आई जे टाइप के एलिमेंट में ये और बी आई जे टाइप में ये दोनों चेंज होता है, तो इसको के दे दिया और के 1 to n चेंज होता है। तो ये है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे दिखा सकते हैं। तो ये मैंने एकदम दिल से कोशिश किया कि आपको इन जनरल फॉर्म भी सिखा दे, ठीक है। आप ट्राई करना इसको, अगर यहाँ पर जो ए आई जे और बी आई जे, इसको ये क्या है, ये मैंने जो लिया है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके है, तो यहाँ पर n = 3 दे के इसको एक्सपेंड करना है इस समेशन को, उसके बाद देखना कि ये चीज़ आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो अगर प्रॉब्लम होता है इसको समझने में, तब आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो अलग से सिर्फ एक सिंगल वीडियो में 15-20 मिनट जितना भी लगता है सिर्फ इन जनरल फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स को ऐसे बराबर लिख के आपको जे एडवांस मेंस में नहीं आएगा, इन जनरल आएगा। तो आज के लिए इतने, बहुत लेंदी हो रहा है, और स्पेशल टाइप के इन्वोल्यूटरी, नीलपोटेंट, उसके बाद आइडेम्पोटेंट, ये सब टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बड़े बुजुर्ग ख्याल रहे, खुद का ख्याल रहे, कोविड पैंडेमिक में एकदम ध्यान से रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, घरों में बैठे पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।